हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर ऑफिशियल क्लासेस में। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पहले से जुड़े हैं तो अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे इस बात पे बिल्कुल मत जाइएगा कि भैया आंसर तो लिखे हैं तो देख करके ही समझ जाएंगे, बिल्कुल नहीं। मैं आपको उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा। पहला क्वेश्चन दिया है कि एक वर्ग का विकर्ण जो है वो 5√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी। याद रखिएगा, किसी भी वर्ग का जो विकर्ण होता है, किसी वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है a√2। a√2 और यहाँ पे जो a होती है वो हमेशा भुजा होती है, जो a होती है वो हमेशा भुजा होती है। तो √2 अगर हम हटा दें तो जो भी बचेगा वो भुजा होगा। तो यहाँ पे विकर्ण हमें दे रखा था 5√2, अगर √2 को हटा दिया जाए तो 5 बचेगा, तो भुजा हमारी हो जाएगी 5। बात आ गई समझ में, थोड़ा सा ज़्यादा ही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक वृत्त है जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि बताइए। आपने पढ़ा है कि वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr। 2πr अगर यहाँ से 2r को हम देखें भैया, अगर 2r को देखें तो 2r एक्चुअल में व्यास होता है। 2r एक्चुअल में व्यास होता है। तो अगर हम 2r की जगह व्यास लिख दें तो क्या हम बोल सकते हैं कि व्यास पाई जो होता है वो परिधि हो जाएगी। व्यास गुणे पाई परिधि हो जाएगी। और व्यास हमें 12 दे रखा है, तो 12 में जैसे ही हम पाई का गुणा कराएंगे 12 पाई हमारी परिधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। कोई समस्या बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला बताओ। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमने पढ़ा है कि जो भी वर्ग सेंटीमीटर में दिया गया क्षेत्रफल वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, πr²। इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 8800, मैंने लिखा, कोई दिक्कत नहीं। पाई का मान होता है मेरे भाई, अगर ध्यान से आप देखो तो पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान होता है 22/7। आप बोलोगे भैया अगर हम 22 से काटे तो 22 चौके मेरे भाई कितना हो जाता है। आप बोलोगे 22 चौके हो जाता है 88, तो यहाँ तो हो गया हमारा 400। तो हमारा हो गया r² बराबर 400 गुणे 7। 400 गुणे 7, ये जो 7 इधर भाग में लगा था वो इधर गुणे में आ गया। अब बताओ अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आएगा। 200 किसका होता है भैया, 20 का। अंदर कितना बचेगा, 7 बच जाएगा, क्योंकि 7 बाहर नहीं निकल पाएगा। इतने सेंटीमीटर, यानी 20√7 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ये भी भैया बी वाला एकदम सही है। बी वाला एकदम क्या है, सही है। अगला क्या दिया गया है कि किसी चतुर्भुज के 3 कोणों का योग दे रखा है 285 डिग्री। चौथे कोण की माप बताइए। हमें पता है कि तीनों कोणों को जोड़ने पे 360 डिग्री आता है। अगर 360 डिग्री से ये बाकी के 4 कोणों को जोड़ने पे 360 आता है। अगर 3 कोणों को घटा दिया जाए तो एक कोण का बच जाएगा, कितना बचेगा भैया, 75 डिग्री। कितना बचेगा, 75 डिग्री। ये भी हमारा बी वाला ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। बोला है कि समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है, कब कितने के बराबर होता है, एक समकोण मतलब 90 डिग्री के, 2 समकोण मतलब 180 डिग्री के, 8 समकोण मतलब 720 डिग्री, या फिर 4 समकोण मतलब 360 डिग्री। एक समकोण का मतलब अगर 90 डिग्री है तो 4 समकोण का मतलब कितना हो जाएगा, 9 को 36, 360 डिग्री। तो भैया 360 डिग्री होता है समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, 360 डिग्री। ऑप्शन डी वाला एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में हमने क्या पढ़ा है कि सारी भुजाएं समान होती हैं, रोम्बस होता है कि ये समचतुर्भुज है। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये समचतुर्भुज है। इसका एक ही विकर्ण कितना है, 8, और एक ही विकर्ण कितना है, 6। ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं, मतलब बराबर बराबर काटते हैं। तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 90 डिग्री पे काटता है। तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये भुजा कितनी आएगी, 5। क्योंकि पाइथागोरस हमने क्या पढ़ा कि अगर एक समकोण त्रिभुज है, इसकी एक भुजा 3 और दूसरी भुजा 4 आ जाए तो हमेशा विकर्ण आता है 5। कैसे, पाइथागोरस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 25, यानी भुजा आ गई 5। तो अगर ये एक भुजा 5 है तो समचतुर्भुज की सारी भुजाएं 5 होती हैं। 5 5 5 5
परिमाप पूछा गया है तो परिमाप होता है 4 गुणे ए, यानी 4 गुणे 5, 5 चौके 20 मेरे भाई इसका परिमाप आ जाएगा। कोई समस्या किसी को? बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर मापों के घनाभाकार डिब्बे को ढकने के लिए आवश्यक कपड़ा चाहिए। एक तो भैया इतने इतने सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर जो है, इतने मीटर के नाप का एक घनाभाकार डिब्बा है और इसको हमें पूरा ढकना है। अब यहाँ एक सिचुएशन ये क्रिएट होगी कि जब हम इसे ढकना चाहते हैं वो हमें इसके संपूर्ण क्षेत्रफल को पहले तो निकालना पड़ेगा। कैसा निकालने पड़ेगा? 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। ये अगर आपने हमारा यूपी टेट वाला देखा है कॉन्सेप्ट, उसमें मैंने आपको समझाया है पूरा बाकायदे से कि घनाभाकार घनाकार में संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ कैसे वक्र पृष्ठ बोल रहा हूँ सॉरी, संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो अगर हम ऐसे इसको निकालें तो मैंने कहा ये मान लो L हो गई, ये B हो गई, ये H हो गई। तो देखो क्या आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में LB यानी इनका गुणा 3 चौके 12 + BH यानी 4 पंचे 20 + HL यानी 5 तिहाई 15। तो कितना आ जाएगा 2 ब्रैकेट में, ये तुम्हारा आ गया 12 और ये तुम्हारा कितना हो गया 35 47 47 गुणे 2, तो 47 दूना कितना होता है? 47 दूना होता है 94, 94 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा इसका। तो ये हमने क्या निकाला है? हमने ये निकाला है संपूर्ण पृष्ठ। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये हमने निकाल दिया संपूर्ण पृष्ठ। चलिए नेक्स्ट वन जल्दी से। संलग्न आकृति में केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का होता है। अगर कोई इस तरीके से बना होता है आकृति और ये वाला कॉन्सेप्ट है कि सेम चाप के द्वारा यहाँ वाला कोण यहाँ वाले कोण का, तो परिधि वाले कोण अगर ये थीटा है तो ये केंद्र वाला कोण 2 थीटा यानी 2 गुना होगा। कितना होगा? 2 गुना होता है। ये डायरेक्ट आप फिगर को ही याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट इस पर पूछा जाता है। नेक्स्ट वन जल्दी से। बोला जा रहा है कि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या हो सकती है। अगर किसी संख्या के वर्गमूल में 2 अंक हैं तो जस्ट इसका 2 गुना कर दो 4, या फिर इससे 1 कम कर दो 3, क्योंकि अगर हम 3 में आधे का भाग देंगे तो 1/2 आएगा और अगर हम 4 का आधा करेंगे तो 2 आएगा। तो वो जो संख्या होगी वो इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करेगी। जैसे कोई बोलता है कि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या हो सकती है। मैंने कहा केवल 2 अंक होने का मतलब क्या होता है? किसी संख्या के वर्गमूल में अगर मान लो केवल 3 अंक हो तो वो संख्या कितने अंकों की हो सकती है पूछा जाए तो वो 5 या 6 अंकों की हो सकती है। वो संख्या 5 या 6 अंकों की हो सकती है। मतलब इसका 2 गुना करेंगे तो 6 आ गया, फिर इससे 1 कम कर दो 5, ये दोनों कंडीशन ले लो। जैसे इसमें बोला कि कौन सी संख्या है, वर्गमूल की संख्या केवल 2 अंक की है, तो 2 का 2 गुना 4 और इससे एक पहले वाला 3, तो 3 4 की हो सकती है। सी ऑप्शन कौन सा है? ये वाला है। समझ गए भैया? जैसे कि मैं आपको समझा भी देता हूँ कि 2 अंकों की एक संख्या 11 है, अगर हमने 11 का भैया वर्ग किया तो 121 आया। मतलब अगर मैं 121 का अगर वर्गमूल करते तो 11 आ जाता, तो यानी 2 अंकों की संख्या आई है, लेकिन ये तो 3 थे। ऐसे भैया अगर मैं तुमसे बोल दूँ कि ये ना हो करके कोई ऐसी संख्या ले लो जो 2 अंकों की है पर 4 डिजिट में जाएगी, तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। पूछा जा रहा है कि 3 सही 3/8 का घनमूल जो है वो क्या होगा? जल्दी से बताओ मेरे भाई। 3 सही 3/8 का जो है घनमूल वो क्या होगा? आप बोलोगे देखो भैया इसको पहले तुम सॉल्व करेंगे। 8 त्रिका 24, 24 और 3 27, तो ये कितना लिखा है 27/8, 27/8। हमें निकालना है इसका क्यूब रूट। भैया क्यूब रूट हमने पढ़ा, जब क्यूब रूट होता है तो अंदर जब 3 बार कोई संख्या आएगी तब वो 1 बार बाहर निकलेगी। तो 27 को लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 तिया 27, 3 बार 3 का गुणा। 8 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, ये क्यूब रूट। तो देखो 3 बार 3 आया, 3 बार 2 आया, तो 3 एक बाहर आ गया, 2 भी एक बाहर आ गया, 3/2 मेरा आंसर हो गया। तो आंसर आ जाएगा इसका 3/2। कोई दिक्कत? बोलोगे कोई समस्या नहीं, बड़ा बच्चा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि संख्या 14641 के
वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है, मैंने आपको समझाया भी कि इनको गिन लो जरा, 1 2 3 4 5, कितने आ गया, 5 आ गया। तो मैंने कहा 5 का अगर हम आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5, लेकिन हम 2.5 नहीं लेते, हम डायरेक्ट बोलेंगे कि 3 हो सकता है, क्योंकि अभी हमें थोड़ी देर पहले याद था कि इसमें तो 5 अंक हैं, लेकिन 5 या 6 होंगे तो उसके अंकों में वर्गमूल की संख्या अंकों में 3 होगी। थोड़ी देर पहले बताया था कि इसके जस्ट बाद वाला एक जो सम नंबर है उसको लेके आधा कर दो, जितना आंसर आएगा वही उत्तर होगा। तो मेरे भाई 3 इसका आंसर हो गया। ये वाला क्वेश्चन इससे सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन है, देखो जो ये वाला क्वेश्चन दे रखा है सेम टू सेम वही यही क्वेश्चन दिया है, बस वहाँ 5 अंक लिख के आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, जल्दी से अगले पे आइए भैया, इसको करने की कोशिश करो। देखो घनमूल बोला जाता है तो 3 से डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने कहा पॉइंट के बाद गिनो, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ 6 अंक हैं, पॉइंट के बाद 3 से डिवाइड करोगे, 3 दूनी 6, पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए थे। तो देखो पॉइंट के बाद 1 अंक है, ये नहीं हो सकता, पॉइंट के बाद 2 अंक है, ये हो सकता है, पॉइंट के बाद 3 अंक है, ये नहीं हो सकता, पॉइंट ही नहीं लगा, ये नहीं हो सकता। तुरंत बता दोगे कि ये हो सकता है। हर चीज़ को करने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर अपने कर सकते हो। परिमेय संख्या 4/-5 और 8/15 का भागफल कितना होगा भैया, देखिएगा जरा। 4/-5 भागित 8/15 पूछा गया आपसे। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा भैया जब भी भाग दिया जाता है तो इस वाली संख्या को हम क्या करते हैं, इस वाली संख्या को भैया हम पलट देते हैं और बीच में कर देते हैं गुणा। यानी जो हमें 8/15 दिया था, अगर हम इसे 15/8 कर देंगे तो ये जो भाग है ये गुणा हो जाएगा, ये गुणा बन जाएगा। जब ये गुणा बन जाएगा तो हमें ये भी दिखने लगा भैया, क्या दिखने लगा कि 5 से काट देंगे 5 नहीं 15, 4 से काट देंगे 4 दूनी 8, माइनस ये था तो ये हो जाएगा -3/2। तो आंसर कौन सा है, -3/2, सी वाला। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सिंपल है, भाग को उल्टा करते हैं तो गुणा बन जाता है। युगपत समीकरण की बात कर देते हैं थोड़ी सी, समझिएगा। आपको दिया गया है कि 5x बराबर y है और 2x + 7 बराबर y बराबर 7 है, y का मान मुझे यहाँ पे बताना है। बड़ा बेहतरीन तरीका मैं आपको इसका समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा ज़रा। अगर मुझे यहाँ पे 5x बराबर y दिया गया है, 5x बराबर y दिया गया है, तो एक तो तरीका ये हो सकता है यहाँ पे कि यहाँ से मैं x बराबर निकालूंगा तो आ जाएगा y/5, y/5। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर x का मान y/5 कर दोगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आपको लगने लगेंगी करने में। वैसे नहीं भी लगेंगी तो हम लोग करके एक बार देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे लिख दें x की जगह y/5 तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में y/5 प्लस y बराबर 7। भैया ये ऊपर हो जाएगा इंटू होकर 2y/5 प्लस y बराबर 7। 5 यहाँ पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलोगे भैया, 2y ऊपर लिखा है ये वाला, और ये हो जाएगा इसके बटे में 1 लगा दो, 1 पंचे 5 एलसीएम, ऊपर हो जाएगा 5y, तो प्लस का 5y पूरे के बटे में 5 बराबर 7। अब मैंने कहा हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ रखा है कि जब भी नीचे बटे में लिखा होता है 5, वो दूसरे साइड चला जाता है गुणे में, तो यहाँ से ये 5 इधर गुणे में आ गया, तो ये हो गया 35। 2y और 5y कितना हो गया, 7y, 7y बराबर कितना आ गया 35। तो y बराबर कितना आ जाएगा 35, y के साथ में 7 लगा है गुणे में, उधर जाएगा हो जाएगा भाग में, 7 का पाड़ा पड़ो 35 आ जाए, 7 पना 35, y का मान कितना आ गया 5 आ गया। कहाँ पे दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है, बात खत्म। ठीक है, ये एक तरीका इसका हो सकता है। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछोगे भैया मैं इसका तुम्हें तरीका बताऊंगा दूसरा, मेरा मानना है कि आप ये वाला तरीका बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहाँ पे आप चीज़ें कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको कभी बटे लेना पड़ेगा, कभी कुछ लेना पड़ेगा, कभी एलसीएम लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ सीधी मिल जाती है तो हम उसे उल्टा करके क्यों ही करेंगे, हम उसे सीधी ही कर लेंगे। देखना जरा, अगर मैं इसे एक दूसरे नज़र से देखूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि y बराबर मुझे भैया यहाँ पे 5x दिया है, y बराबर 5x दिया गया है, तो इस y की जगह हम 5x भी तो लिख सकते थे, 2x ये, और y की जगह हम लिख देंगे 5x, बराबर लिखा है मैं 7। तो 5x और 2x मिलके कितना हो गया 7x, 7x का मान 7 है, 7 एकम 7 कट गया तो x का मान 1 आ गया, और x का मान अगर 1 है तो y का मान कितना आएगा 2x प्लस y बराबर 7 दिया है। x का मान अगर 1 है तो 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 2 + y बराबर 7।
तो y बराबर कितना हो जाएगा 7, और ये +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। 7 में से 2 चले गए, 5 बचे, y का मान 5 हो गया। ना एलसीएम का झंझट, ना ही कोई दूसरा झंझट। 3 लाइन यहाँ पर इसमें आपको ये फर्जी x का मान एक निकालना पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, उससे तो सिंपल ही है। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे मैंने दोनों बता दिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हो मेरे भ्राता। चलिए, क्वेश्चन दिया गया कि समीकरण 2x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0 के हल बताइए क्या होंगे। करने के इसके भी 2 तरीके हैं। एक तो हम इसका गुणनखंड कर सकते हैं 2 एकम 2 करके, तो 2 - 1 करके फैक्टर बना सकते हैं। पहला नंबर तुम्हारा ये हो सकता है, देख लीजिएगा एक बार कौन सा मैंने बताना कोशिश की आपको। मैंने कहा एक तो हम ये कर सकते हैं कि 2x² माइनस 2x प्लस x माइनस 1 बराबर 0। अगर हम ये कर देते हैं तो मैंने यहाँ पे किया क्या, एक्चुअल में देखो इसमें होता क्या है कि इसमें इसका और इसका आपस में गुणा कराओ तो 2 आएगा। 2 को ऐसा लिखो कि यहाँ पे एक कुछ नहीं तो एक होता है, 1 आ जाए। आप बोलोगे देखो हम लिख सकते हैं 2 एकम 2, और अगर 2 में से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1। हमें एक माइनस का लाना है, इसलिए हमें बड़ी संख्या माइनस की रखनी है, छोटी संख्या प्लस की रखनी है। ठीक है, आप बोलोगे इन दोनों से भैया हम चाहें तो 2x कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचा x माइनस 1। यहाँ से हम देखो तो कुछ नहीं मिलेगा तो 1 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ दोनों से अगर देखोगे तो x माइनस 1 कॉमन मिल जाएगा, और एक ब्रैकेट में 2x प्लस 1 कॉमन मिल जाएगा, बराबर मिल जाएगा 0। एक बार x माइनस 1 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। एक बार 2x प्लस 1 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो एक ये आ गया, एक ये आ गया, यानी 1 और माइनस का 1/2, ये तो मेरा आंसर हो गया। लेकिन बड़े ध्यान से सुनना, मेरा ये मानना है कि आप इसको इस तरीके से देखो कर ही सकते हो। ये एकदम एग्जैक्ट तरीका, एकदम सही तरीका बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअल बात तो ये है कि हमें ऐसे ही इसको करना चाहिए था। हमें इसको करने का जो तरीका अपनाना चाहिए वो यही वाला अपनाना चाहिए। यही वाला तरीका हमारा एकदम एग्जैक्ट और एकदम सही होना चाहिए था, कि हमें इसे ऐसे ही करना चाहिए था। लेकिन मेरी वही बात कि भैया एक चीज़ को करने के और भी तरीके होते हैं, उनको भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा तरीका देखिए कितना सिंपल हो सकता है। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं 2x² माइनस x और बराबर 1 को इधर भेज दूं, क्योंकि इधर -1 है, इधर आएगा +1 हो जाएगा। और अब मैं यहाँ से अगर कुछ कॉमन ले लूँ, आप बोलोगे बिल्कुल भैया दिख रहा है क्या कॉमन मिलेगा, देख एक बार तेरा यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 1। सही है, ठीक है ना। ना 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 नहीं नहीं, पर ऐसे आंसर आएगा नहीं बेटे। हाँ समझ गया समझ गया, ऐसे आंसर आएगा नहीं। लेकिन यहाँ से एक बार x बराबर 1, एक बार इसके बराबर 1 रख देंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए 1। ठीक है, ऐसे नहीं होगा भैया, वैसे रखो। ठीक है, ऐसे मत करो, वैसे ही करो। ओके, यही वाला तरीका जो मैंने आपको बताया है, यही वाला आप फॉलो करो। ये वाला तरीका बेस्ट है इसका, और बढ़िया भी है, और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो यही वाला तरीका इसका आप अपनाओ। क्वेश्चन दिया है कि 7 की घात 1/5/7 की घात 1/3 का सरलतम रूप क्या है। मतलब 7 की पावर, वो ये बोलना चाहता है कि 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3 का सरलतम रूप। आपने पढ़ा है कि जब भी घात भाग में होती है और आधार सेम होता है तो घात ऊपर जाके घट जाती है। ये हो जाएगी 7 की घात 1/5 माइनस 1/3। तो ये हो जाएगी 7 की घात, नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 5 3 15। 5 का भाग 2 15 में कितना आएगा, 5 3 15 3 आ गया, माइनस 3 का भाग 2 15 में, 3 5 15, ऊपर 5 आ गया। तो ये आ गया 7 की घात, 3 में से 5 चले गए, माइनस के 2 बचे, बटे में मेरे भाई 15 बचा। तो 7 की घात माइनस 2/15 इसमें फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी एकदम मेरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन दिया गया है कि अंडर रूट के अंदर 2 की पावर n बराबर 64 दे रखा है, तो n का मान ज्ञात करो। हमने बड़े आसानी से ये सॉल्व करना सीखा है कि हमें अंडर रूट ऑफ 2 की पावर n बराबर 64 दे रखा है। हमने पढ़ा है कि जब भी इधर अंडर रूट लगा होता है, जब भी इधर अंडर रूट लगा होता है, दूसरे साइड जाके वो स्क्वायर हो जाता है, दूसरे साइड जाके वो स्क्वायर हो जाता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बोलोगे, बिल्कुल पढ़ा है।
फिर मैंने कहा हमने ये भी पढ़ा है कि ये 2 की पावर n बराबर ये हो जाएगा 64 की पावर 2। लेकिन हमने एक चीज़ और भी पढ़ी, हमने ये पढ़ी कि जब ऐसी कंडीशन आती तो या तो घातों को बराबर करते हैं या तो आधार को बराबर करते हैं। तो घात बराबर तो हम कर नहीं सकते क्योंकि एक साइड n है एक साइड नंबर है। आधार बराबर किया जा सकता है तो इसे लिख दोगे 2 की पावर n, और इसे लिख सकते हो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का गुणा कितनी बार कराएं कि 64 आ जाए। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, 6 बार। 2 का गुणा 6 बार कराएंगे तो 64 आ जाएगा, और इसके ऊपर ये पहले वाला जो 2 लिखा था ये लिख दिया, तो 64 को लिख दिया 2 की घात 6, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने एक चीज़ पढ़ी है कि अगर a की पावर m और उसकी पावर n होती है तो ये होता है a की पावर m इंटू n। तो इसी प्रकार हमने 2 की घात 6 की घात 2 देखा, तो 6 और 2 का आपस में हो जाएगा गुणा, तो ये हो जाएगा 2 की घात 6 दूनी 12। ये 2 की घात n और ये 2 की घात 12, आधार हमने बराबर कर लिया है। तो हमने पढ़ा भी है कि जब आधार होता है बराबर, आधार होता है समान, तो भैया घातें भी होती हैं समान। तो जब आधार हमारा दोनों की तरफ 2 2 आ गया तो घातें भी हमारी n और 12 आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो n बराबर 12 यहाँ से आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई एकदम राइट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट वन जल्दी से लिखा है माइनस के 32 बटे माइनस के 100 का सरलतम रूप बताओ। पहले तो देखो माइनस माइनस दोनों से कट गए, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास बचा 32 बटे 100। एक ऐसा पहाड़ा बताओ जिससे दोनों कट जाएं, एक ऐसा पहाड़ा बताओ जिससे दोनों कट जाएं। आपने कहा भैया 4 का पहाड़ा हमने पढ़ा है, 4 अट्ठे 32 और 25 चौके 100। अब एक ऐसा पहाड़ा बताओ जिससे 8 और 25 दोनों कट जाएं। बोलोगे भैया कोई पहाड़ा ऐसा बचा नहीं है जिससे 8 और 25 दोनों कट जाएंगे। और जब लोगों का कटना कम हो जाता है, उनका कटते कटते इतना कट चुका होता है कि फिर नहीं कट सकता, यानी अब वो हो चुके हैं सॉल्व यानी सरल, तो यही उसका सरलतम रूप हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर बात करें मेरे भाई, क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। बड़े बेसिक तरीके से हम लोग कर देंगे। हम लोगों ने 2 तरीके से इसको करना सीखा है। पहला तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला तरीका तो ये होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अगर 1/2 दे रखा है तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलोगे 1/√2। क्यों, क्योंकि इधर से स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा। 1 का रूट तो 1 ही होता है, 2 का रूट √2 होता है। कोई समस्या नहीं, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं भैया। हमें पता है कि कॉस थीटा में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री की। मतलब यहाँ थीटा का मान 45 डिग्री निकल आएगा। और अगर कॉस थीटा में 1/√2 45 डिग्री की वैल्यू है तो साइन स्क्वायर थीटा में भी हमें थीटा की जगह 45 लिख देना है। तो भैया लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा में थीटा की जगह साइन स्क्वायर 45, थीटा की जगह क्या लिख देंगे 45। और भैया साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, तो 1/2 इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। करने का तरीका नंबर 1 था, करने का तरीका नंबर 2 भी जानेंगे मेरे भाई जल्दी से। इसे हम साइड में कर देते हैं, ठीक है। करने का तरीका नंबर 2 होता है एक आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी है भैया। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी होती है कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ते हैं तो वैल्यू आती है 1। क्या पढ़ा हमने कि अगर साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ते हैं तो वैल्यू आती है 1। तो हमें वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर थीटा की, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 दे रखी है, आना चाहिए 1। इधर ये प्लस का 1/2 है। अगर तुम्हें अच्छे से पता है प्लस 1/2 को इधर से उठा के इधर ले जाएंगे तो ये जो प्लस है मेरे भाई, ये कहीं ना कहीं जब इधर आएगा तो ये प्लस ना होकर के क्या बचेगा, जब भी हम प्लस को दूसरे साइड ले जाते हैं वो हो जाता है माइनस। तो ये मेरा जो प्लस था ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 1 - 1/2। इसके बटे में 1 लगाओ, नीचे एलसीएम ले लो 2, 1 दूनी 2 2 माइनस 2 1 कम 2 1, 2 में से 1 गया 1 बचा, नीचे वाला 2 ऐसे लिख दिया। 1/2 हमारा साइन स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू हो गई। तो ये पहला तरीका था, ये सेकंड तरीका था करने का, ठीक है। ज़रूरत के हिसाब से आप अपना तरीका लगा सकते हो जो आपको सही लगता है। अगले नंबर पर बात सुनिएगा, ये मैं आपको डायरेक्ट सिखाता हूँ। इसमें मुझे इसको भी करने के भैया 2 तरीके होते हैं, इसको भी करने के 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड वैल्यू पुटिंग है, दूसरा मेथड है हमें आइडेंटिटी फॉलो करनी 90 - थीटा वाली। देखिएगा बड़े ध्यान से। एक तो आप एक बात मैं आपको थोड़ा डायरेक्ट ये बताऊंगा कि अगर आपको एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा तो याद रखना कि कभी भी अगर हमें ऐसा कुछ दिया जाए कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा और ये θ1 ये θ2 हो, तो एक चीज़ बस देख लिया करो कि भैया जो θ1 और θ2 है इनको जोड़ने पे क्या 90 डिग्री आ जा रहा है। अगर इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जा रहा है इसका मतलब इसका मान 1 ही आएगा।
इसका मतलब इसका मान 1 ही आएगा। ये बात एकदम भैया लिखित कन्फर्म होती है। तो हमने देखा कि क्या यहाँ पे 30 θ1 और 60 θ2 और ये साइन और ये कॉस एकदम सही फॉलो हो रहा है कि ऊपर साइन हो नीचे कॉस हो, θ1 हो θ2 हो, या ऊपर कॉस हो नीचे साइन हो, θ1 हो θ2 हो। तो उन θ1 θ2 को जोड़ने पर बस 90 आ जाना चाहिए। तो हमने कहा एक साइन में है वैल्यू, एक कॉस में है, तो ये वाली बात एकदम सही है। दूसरी ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, 30 और 60 90, ये बात भी एकदम सही। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बिना कुछ करे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बिना कुछ करे हम आंसर लिख देंगे। ये तो हो गया एक तरीका, बड़े ध्यान से सुनना। ये तो एक तरीका हो गया जो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, सोचना कि आप ऐसे ही सोच सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका समझिएगा। दूसरा तरीका क्या होता है, अब दूसरा तरीका ये कि ऊपर हम साइन 30 का मान रख दें। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 बटे कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, ये आ गया 1। तो ये तरीका हो गया, आ गया एक आंसर। ये है वैल्यू पुटिंग, जब आपको वैल्यू याद होगी। दूसरा क्या होता है, दूसरा भैया ये होता है कि ऊपर जो लिखा है साइन 30 वैसे लिख दो, नीचे वाले कॉस 60 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 - 30। कॉस 60 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 - 30। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कॉस 90 - थीटा साइन थीटा होता है। ऊपर लिखा है साइन 30 और नीचे देखो ये हो जाएगा कॉस 90 - थीटा साइन थीटा, यानी कॉस 90 - 30 कॉस 30, और कॉस 30 एकम कॉस 30 कट जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। तो आप चाहे ऐसे लगा दो, चाहे ऐसे लगा दो, चाहे ऐसे लगा दो, तीनों तरीके इसके एकदम राइट हैं। जैसे आप चाहो आंसर ला सकते हो। चलो नेक्स्ट वन जल्दी से बताना। क्या भैया इसको करने के भी 10 तरीके हैं, बिल्कुल नहीं 10 तरीके हैं। आप देखो ध्यान से, एक वैल्यू कॉट में दे रखी, दूसरी वैल्यू 10 में दे रखी, काम करता है यहाँ पे। लेकिन हमने देखा कि 30 और 45 जोड़ने पे तो 90 ही नहीं आ रहा है। 30 और 45 जोड़ने पे तो 90 ही नहीं आ रहा है। तो हमने भैया वैल्यू डायरेक्ट रखी, हमने कहा कॉट 30 की वैल्यू ऊपर रख देंगे। कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3, और tan 45 की वैल्यू होती है 1। 1 का भाग √3 में दोगे तो √3 ही आएगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा, आंसर आ गया √3। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल सी बात थी। आगे देखिएगा, दिया गया कि कॉस ए का मान 0 है तो ए का मान कितना होगा। हमें पता है मेरे भाई कि कॉस ए बराबर अगर 0 दिया है तो कॉस में 0 वैल्यू होती है 90 की, तो कॉस 0 को हम कॉस 90 भी लिख सकते हैं। यहाँ कॉस और कॉस कॉमन अगर देख लिया जाए तो ए बराबर 90 डिग्री यहाँ पे एंगल हमें मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, बेसिक क्वेश्चन एकदम दिया गया है। नेक्स्ट नंबर फिर से देखना भैया, ऊपर साइन दे दिया गया, नीचे कॉस दे दिया गया। यहाँ पे 60 ऊपर किया, 30 नीचे किया। देखो वो एक साइन है एक कॉस है, 60 और 30 जोड़ने पे 90 भी आ रहा है। आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बस कुछ भी नहीं करना है, ज़बरदस्ती चीज़ों में घुसने की ज़रूरत आपको नहीं है मेरे भ्राता श्री। चलिए नेक्स्ट वन जल्दी से सॉल्व करेंगे, जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे। हमने आपको बताया कि 1 - sin स्क्वायर थीटा दिया, 1 + tan स्क्वायर थीटा दिया। परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है, समझने का तरीका जो होगा बड़ा ही कैजुअल होगा। देखना मेरे भाई, आपने पढ़ा कि यहाँ पे अगर हमने एक कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, अगर हम इस sin स्क्वायर थीटा को इधर से उठा करके उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा। आप बोलोगे भैया बड़ा बेसिक है, हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। यानी हमें इतना पता चल चुका है कि 1 - sin स्क्वायर थीटा का मान जो होता है वो cos स्क्वायर थीटा होता है। या तो अब मैं कॉन्सेप्ट ये आपको बाद में करवा दूंगा। ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है cos स्क्वायर थीटा की। और ये वैल्यू किसकी होती है, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू होती है sec स्क्वायर थीटा की। ये जब मैं आपको फार्मूले याद करवाऊंगा तो उसमें एक बार करवा दूंगा। और फिर आपको पता होना चाहिए कि cos स्क्वायर थीटा का गुणा अगर हम sec स्क्वायर थीटा से कर देंगे तो इसका मान भैया 1 आता है। क्यों, क्योंकि जो cos स्क्वायर थीटा होता है और जो sec स्क्वायर थीटा होता है वो 1/cos स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि sec थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। यहाँ से ये आपस में ख़त्म हो गया, बचा 1। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 1। ठीक है, किनका किनका प्रोडक्ट बनाता है सारे बता दें। चलो सारे देख लो एक बार भैया। अगर कभी भी साइन थीटा के साथ में कॉसेक थीटा का गुणा कराओगे तो 1 आएगा। अगर कभी भी सेक थीटा के साथ में कॉस थीटा का इंटू कराओगे तो 1 आएगा। अगर कभी टेन थीटा के साथ में कॉट थीटा का इंटू कराओगे तब भी 1 आएगा। ये आपस में प्रोडक्ट इनका 1 होता है, एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। चलिए भैया अगले नंबर पर बात करते हैं।
बता रहा है कि एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की संभावना क्या है। आप बताओ, एक पासा फेंकोगे उसमें 6 चीज़ें आ सकती हैं, 1 2 3 4 5 6। आपने कहा भैया इसमें अभाज्य संख्याएं जितनी हैं बस उतनी ये संभावनाएं हैं आने की। भाई अभाज्य संख्याएं अगर 4 होंगी तो 10 थोड़ी आ जाएंगी, जब 4 हैं टोटल तो 4 ही आ सकती हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पे देखो, आप बोलोगे भैया दे तो या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है। मतलब सिर्फ 3 अभाज्य संख्याएं जो आ सकती हैं, एक ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, 4 मेरे भाई भाज्य संख्या है, 6 मेरे भाई भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे 1 2 3 ही केवल ऐसी संख्याएं हैं जो आ सकती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये देखो कोई समस्या। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल खुद के पहाड़े से कटती हैं, बाकी किसी पहाड़े से नहीं कटती हैं। तो 2 देखो केवल खुद के पहाड़े से कटेगा, 3 खुद के पहाड़े से और 5 खुद के पहाड़े से। अब कुछ लोग सोचेंगे भैया 4 भी तो खुद के पहाड़े से कटता है। 4 खुद के पहाड़े से भी कटता है, 1 से भी कटता है और 2 के पहाड़े से भी कट जाता है, ये दिक्कत है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन दिया गया है कि आंकड़ों में 5 7 9 8 7 9 7 7 3 का बहुलक बताइए। बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे कभी भी बहुलक पूछा जाता है, बहुलक का मतलब होता है जो ज़्यादा बार आया हो, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो। देखो 1 बार आया 7, 2 बार आया 7, 3 बार आया 7, 4 बार, सबसे ज़्यादा बार 7 आया, इस वजह से इसका बहुलक जो होगा वो 7 ही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में है आपका, करके बताइएगा। किसी सिक्के को उछालने पर चित्त आने की संभावना कितनी होती है। भैया या तो हेड आता है या तो टेल आता है। टोटल कितनी, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, 2 संभावनाएं होती हैं, लेकिन उसमें से जो हेड है वो कितने आ सकते हैं। बोलोगे भैया एक ही तो हेड होता है जो आ सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी पॉसिबिलिटी जो होती है वो NE/NS होती है, यानी ये हमारा होता है फेवरेबल आउटकम्स जो हमें चाहिए, ये हमारे टोटल आउटकम्स जो आ सकते हैं। मतलब कुल कितनी तरीके की चीज़ें आ सकती हैं और हमें कौन सी वाली चाहिए वो ऐसे रख दो, बस प्रायिकता निकल आई। तो हमें चाहिए केवल हेड, और आ क्या सकता है हेड और टेल्स दोनों, तो 1/2 क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी सिक्के में हेड आने की। बात आ गई समझ में, बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़े प्यार से आप कर सकते हो, ऐसे देख के बता सकते हो। आपसे क्या बोला गया है, बोला है कि बहुलक क्या होगा। क्या बोला गया है भैया कि बहुलक क्या होगा। अभी बताया बहुलक वही होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, 12 1 बार, 12 2 बार, 12 3 बार, 12 4 बार। तो 12 जो है वो 4 बार आया है, बाकी देखो कोई भी ज़्यादा बार नहीं आया होगा। 13 15 14 2 बार है केवल, बस बाकी तो सब एक बार है। दिया गया प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। भैया एक तो पहले प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। पहली अभाज्य संख्या होती है 2, फिर होती है 3, फिर होती है 5, फिर होती है 7, फिर होती है 11। इसकी माध्यिका बतानी है। माध्यिका बताने का तरीका क्या होता है कि माध्यिका निकालना है मेरे भाई। क्या निकालना है, ध्यान से सुनिएगा, माध्यिका निकालना है। माध्यिका में सबसे पहले n यानी नंबर ऑफ टर्म देखने हैं कि इवन है या ऑड है, मतलब सम है या विषम है। बोलोगे 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 तो भैया विषम होता है। और जब भी हमें विषम संख्या दी जाती है तो उसके लिए माध्यिका का फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं, n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। और ये कब लगाते हैं, जब दी गई आंकड़े जो होते हैं वो आरोही या अवरोही क्रम में होते हैं। तो आरोही में हमने पहले से इनको लगा के रखा है छोटे से बड़े की तरफ। तो बोलोगे n की जगह भैया अगर हम 5 लिखेंगे तो 5 ये और 1 ये हो जाएगा ऊपर 6/2 पद, 6/2वां पद। 2 से काटो 6 को, 2 3 6 यानी 3वां पद। 3वां पद कौन सा है, एक बार गिन लो मेरे भाई, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पद हो गया 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। कोई समस्या किसी को, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बेसिक क्वेश्चन था। आगे अगर हम बात करते हैं भैया इसका आंसर देखो 1 हो जाएगा, ऐसे काट लो। अंडर रूट में है पूरी संख्या, तो अंडर रूट a से अंडर रूट a, अंडर रूट c से अंडर रूट c, अंडर रूट b से अंडर रूट b, 1 आ जाएगा। या इनका अगर गुणा भी कराओगे तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट ABC और नीचे भी आ जाएगा अंडर रूट ABC। तो अंडर रूट ABC एकम, अंडर रूट ABC एक आंसर आ जाएगा। जैसे चाहो वैसे दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर आपसे बोला गया है कि अंडर रूट 2 + 1/√2 का होल स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा। बड़े ध्यान से समझिएगा, अंडर रूट 2 + 1/√2 का होल स्क्वायर का मान, का होल स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको सेकेंड सेमेस्टर में बताया था, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे कि भैया हमने पढ़ा था जब भी हमें ऐसा दिया जाए कि a + 1/a का होल स्क्वायर,
तो इसका फार्मूला मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जरा याद करने की कोशिश करो। आप बोलोगे भैया इसका क्वेश्चन आपने हमको ये बताया था कि पहले तो ए स्क्वायर होता है प्लस 1/a² होता है और प्लस का 2 होता है बस, प्लस का 2 होता है बस। यानी अगर आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, बोलोगे एक तो √2 का स्क्वायर, फिर 1/√2 का स्क्वायर और फिर 2, बस इसको जोड़ दो। तो बोलोगे भैया √2 का स्क्वायर 2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है और ये 2 ये वाला, तो देखो ये बोलोगे भैया 2 हो गया प्लस अगर हम 1 का आधा कर देंगे, 1 को आधा से काटेंगे तो 0.5 आ जाएगा और उसके बाद भैया ये वाला 2, तो ये 2 2 4 और 4 और ये आधा 4.5, तो 4.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एकदम सही है। कोई समस्या? ठीक है, हाँ सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल तुमने जो है सही बात कही है। sin 2a बराबर 2 sin a कब हो सकता है, जब a का मान 0 रख दो। a का मान अगर 0 रखोगे तो भैया sin 0 का मान कितना होता है, अगर 0 का गुणा 2 से कराओगे 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा sin 0। ऐसे यहाँ पे 2 गुणे sin 0 और sin 0 का मान ही 0 होता है, तो 0 में 2 से गुणा कराओ तब भी 0 आएगा। यहाँ पे sin 0 का मान भी 0 आएगा, तो 0 0 आपस में बराबर हो जाएंगे, तो 0 हो जाएगा। ठीक है ठीक 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 ठीक, बढ़िया, बेहतरीन। दिया गया है कि 20-25 का वर्गमूल कितना होगा, करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, समझाऊंगा आपको इसको। मैंने आपको बताया भी था कि जब भी लास्ट में कभी 25 आता है तो समझ जाओ आखिरी में 5 तो आएगा, और इसके आगे जो भी नंबर दिए गए हैं उनके ऐसे फैक्टर करो जिनके बीच का जो गैप हो वो 1 हो, जिनके बीच का गैप हो वो 1 हो। यानी आपको दिया गया है 20 आगे, देखो 20-25 दिया गया था तो 25 से कन्फर्म हो गया कि पीछे तो 5 आएगा। 20 के ऐसे एक फैक्टर करो जिनका बीच का गैप कितना होना चाहिए भैया, मेरे बीच का गैप होना चाहिए 1 का। तो आप बोलोगे 20 कब होता है, देखो बोलोगे भैया 2 दामन 20, 5 चौके 20, या फिर 4 पंचे 20, उल्टा कर दिया इसको, 4 पंचे 20 कर दो, 4 पंचे 20। और 20 कैसे आता है, 20 एकम 20। तो देखो इस वाले में इनके बीच का अंतर 1 है क्या, नहीं है, तो ये नहीं होगा। इनके बीच में गैप 1 है, तो बोलोगे हाँ ये 4, ये 5, 1 का गैप है, ये वाला हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, तो ये वाला केवल होगा। यानी हम यहाँ पे छोटे वाले को हमेशा लेते हैं 4 को, तो ये 45 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 45 हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे आपसे बोल दिया जाए, बताओ भैया 30-25 दिया गया, कितना दिया गया 30-25, तो 25 का मतलब तो 5 पक्का आएगा। 30 को हम लिख सकते हैं 5 छक्का 30, 5 और 6, छोटा वाला लेना है तो 5 ले लो यहाँ से, तो 55 का हो गया। ठीक है, धीरे धीरे सिखा दूंगा, परेशान मत हो भैया मेरे हाँ परेशान मत हो। मैंने क्या इसमें सिखाया था कि भैया घनमूल निकालना है तो जितने पॉइंट के बाद अंक हैं उसमें 3 से डिवाइड कर दो। देखो 1 2 3 है, 3 है पॉइंट के बाद, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 एकम 3, 1 आना चाहिए पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद 2 है, नहीं हो सकता। पॉइंट के बाद 3 है, नहीं हो सकता। पॉइंट ही नहीं लगा, नहीं हो सकता। पॉइंट के बाद 1 है, यही हो सकता है। बस लिखा है कि किसी घटना के, ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। ऊपर वाला ये वाला सेम है दोनों क्वेश्चन, ठीक है। अब ये बता दूंगा, तुम वो वाला भी कर लोगे, देख के फायदा क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया √2 + 1/√2 और √2 - 1/√2 का मान बताइए। ध्यान से देखोगे तो ये और ये सेम तरीके की चीज़ें लिखी हैं, बस यहाँ प्लस लगा है, यहाँ माइनस लगा है। हमने पढ़ा है कि अगर कभी भी हमें a + b और एक ब्रैकेट में a - b मिल जाता है तो उसका फार्मूला हो जाता है a² - b²। यानी जो भी इसका फार्मूला होगा वो होगा √2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताओ जरा बड़े ध्यान से कि अगर 2 में से भैया आधा घट जाए, आधे इसको क्या लिख सकते हो, 2 पंचे 10, 0.5 घट जाए तो बचेगा 1.5, और 1.5 का मतलब क्या होता है, 3 का आधा। 1.5 का मतलब कितना होता है, 3 का आधा। या फिर अगर आप ऐसे कन्फ्यूज होते हो भैया तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हो, परेशान मत हो, ऐसे मैं बता देता हूँ। देखो जरा, तो ये हो जाएगा 2 - 1/2। हमने क्या भैया पढ़ा, हमने पढ़ा देखो नीचे जब इसके कुछ ना हो तो उसके बटे में 1 लगाओ, इसका गुणा डायरेक्ट इससे करा दो, इसका गुणा डायरेक्ट इससे कराओ, तो 2 दूनी 4, 4 में से ये 1 माइनस करो, कितना आया 3, तो ऊपर 3 और बटे में 2, 3/2 इसका सही आंसर हो गया। 3/2 इसका एकदम सही आंसर हो गया। चलो 38 नंबर क्वेश्चन जल्दी से करो भैया, बस खत्म ही होने वाले 39 40 2 क्वेश्चन और बचे हैं। यहाँ पे देखो क्या करोगे, ऊपर साइन है, नीचे कॉस है, ऊपर 60 है, नीचे 30 है। 60 और 30 जोड़ने पे 90 आ गया, मतलब इसका मान तो 1 आ जाएगा, इसका मान तो 1 आ जाएगा माइनस। भैया यहाँ पे साइन 30 का मान 1/2। एक बात बताओ बड़े ध्यान से,
क्या मैंने सिखाया है कि इसका गुणा इससे कराएंगे, फिर उसमें जो आएगा उससे इसको घटा देंगे। तो 2 एकम 2, 2 में से 1 चला गया तो 1, ऊपर बचा 1 और नीचे जो था वही लिख दो, 1/2। ये आंसर हो गया 1/2, इसका ये आंसर हो गया। अगला आ जाओ जल्दी से। बहुलक पूछा गया है। बहुलक का मतलब जो ज़्यादा बार आए। सबसे ज़्यादा बार इसमें क्या आया देखो ज़रा, 7 एक बार, 7 2 बार, 7 3 बार है, 3 एक बार, 3 2 बार है केवल, और 2 भी 2 ही बार है केवल। यानी सबसे ज़्यादा बार मेरे भाई क्या है, सिर्फ और सिर्फ 7 है 3 बार। तो मेरे भाई 7 ही इसका आंसर हो जाएगा। बहुलक वही जो ज़्यादा बार है। चलो नेक्स्ट वन जल्दी से बताएंगे ये वाला। यहाँ पे बताइए भैया कैसे करोगे, बोलोगे x का मान भैया निकाल देंगे, x का मान आराम से पता चल जाएगा। अगर हम यहाँ से इस 3 को जो गुणे में लगा है इधर भेज दें तो भाग में आएगा। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया 2। x का मान 2 यहाँ रख दो, ये देखो 4 लिखा था, गुणे x का मान यहाँ 2 लिख दो, प्लस y बराबर 14। तो वहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, बोलोगे भैया ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ इसको 14 को लिख दिया। भैया ये बताओ 8 अगर इधर साइड प्लस में लगा है, प्लस में है, तो उधर साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा, यानी 8 जो इधर आएगा वो माइनस में आएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 14 में से 8 चले गए, 8 6 14, 6 बचेगा भैया। कितना बचेगा 6, तो y का मान आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। तो हम लोगों ने 40 मिनट में कुल 40 क्वेश्चन ही किए हैं। आपको मैंने सारे प्रीवियस ईयर के MCQ जो इंपॉर्टेंट थे वो करवा दिए हैं। फिर मिलते हैं अगले किसी नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हिट द बेल आइकन फॉर माय न्यू अपडेट, एंड बाय बाय।